एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी सोता नहीं, लेकिन सच तो यह है कि यह शहर लाखों आंखों की नींद चुराकर उन्हें हकीकत के खुरदरे धरातल पर पटक देता है। इसी महानगरी की आपाधापी के बीच खड़ा था विक्रम। विक्रम जिसके पास न तो जेब में बटुआ था और न ही हाथों में कोई हुनर की डिग्री। बस अगर कुछ था तो वह थी उसकी आंखों में जलती हुई जिद की एक मशाल। विक्रम की कहानी किसी आलीशान बंगले से नहीं, बल्कि एक धूल भरे छोटे से गांव के उस टूटे हुए मकान से शुरू होती है, जहां गरीबी की दीवारों पर रोजाना तानों की परतें चढ़ाई जाती थीं। उसके पिता की आवाज में प्यार की जगह अब सिर्फ निराशा की कड़वाहट बची थी। तू बोझ है विक्रम, एक ऐसा निकम्मा सिक्का जिसे कोई बाजार स्वीकार नहीं करेगा। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके सीने के आर पार हो गए थे। उस रात जब उसे घर से निकाला गया तो आसमान से बरसती बारिश ने उसके आंसू तो छुपा लिए, लेकिन उसके भीतर के स्वाभिमान को और भी प्रज्वलित कर दिया। बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को अपनी विदाई का समाचार दिए, वह उस काली ट्रेन के डिब्बे में सवार हो गया जो उसे सपनों के कब्रिस्तान या सपनों के स्वर्ग मुंबई की ओर ले जा रही थी। रेलवे स्टेशन की उस ठंडी और शोर भरी जमीन पर सोते हुए विक्रम ने महसूस किया कि भूखा पेट इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक बना देता है। 2 दिनों तक उसने सिर्फ पानी और उम्मीद के सहारे खुद को जिंदा रखा। तीसरे दिन किस्मत ने एक छोटा सा झरोखा खोला, एक टायर फैक्ट्री में मजदूरी का काम। फैक्ट्री का वह अंधेरा कोना जहां रबड़ के जलने की गंध हवा में घुली रहती थी, विक्रम की नई दुनिया बन गया। वह भारी भरकम टायरों को अपने कंधों पर उठाता, मानो वह टायर नहीं बल्कि अपनी तकदीर का बोझ ढो रहा हो। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जो चंद सिक्के उसके हाथों में आते, वे उसकी भूख मिटाने के लिए तो काफी थे, पर उसकी रूह की प्यास बुझाने के लिए नहीं। वह अक्सर फैक्ट्री की खिड़की से बाहर देखता, जहां आजाद परिंदे चहचहाते थे, और वहीं सड़क के किनारे एक छोटा सा पंचर बनाने वाला लड़का अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा था। विक्रम ने गौर किया कि वह लड़का किसी का गुलाम नहीं था। वह जब चाहता काम करता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और शाम को एक सुकून भरी मुस्कान के साथ घर लौटता। बस यही वह पल था जब विक्रम के भीतर के मजदूर ने दम तोड़ दिया और एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर ने जन्म लिया। उसने तय कर लिया कि वह दूसरों के महलों की ईंटें ढोने के बजाय अपनी झोपड़ी का राजा बनेगा। अगले ही दिन फैक्ट्री के मालिक के सामने अपना इस्तीफा पटक कर वह बाहर निकल आया। उसके पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। उसने उन रुपयों से एक पुरानी मशीन, कुछ रबर के पैच और एक छोटा सा औजार बॉक्स खरीदा। फुटपाथ के एक कोने में एक बरगद के पेड़ की छांव तले उसने अपनी दुकान सजाई। शुरुआत इतनी कठिन थी कि कभी कभी उसे लगता कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सन्नाटा पसरा रहता, गाड़ियां तेजी से गुजर जाती, लेकिन कोई उसकी ओर मुड़कर न देखता। लेकिन विक्रम जानता था कि विश्वास कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। उसने हार नहीं मानी। जब भी कोई साइकिल सवार या ऑटो वाला रुकता, वह अपना 100% उस काम में डाल देता। उसकी ईमानदारी और काम की सफाई धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। लोग कहने लगे, उस लड़के के पास जाओ, वह पंचर नहीं भरोसा जोड़ता है। देखते ही देखते वह छोटा सा कोना एक मशहूर ठिकाना बन गया। अब विक्रम के पास अपनी दुकान को बेहतर बनाने के लिए साधन थे। उसने नई तकनीकें सीखीं और अपनी सादगी को अपना ब्रांड बना लिया। जिंदगी अब एक सुनहरे मोड़ पर थी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वह दोपहर की तपती धूप थी, जब सड़क का डामर पिघल रहा था। अचानक एक काली चमचमाती लग्जरी कार, जिसकी कीमत करोड़ों में रही होगी, उसके ठीक सामने आकर रुकी। कार का पिछला टायर पूरी तरह बैठ चुका था। उस कार की चमक विक्रम की आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस कार के दरवाजे के साथ उसकी किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला है। ड्राइवर हड़बड़ाहट में बाहर निकला। भाई, जरा जल्दी देखना, मैडम को जरूरी मीटिंग में जाना है। विक्रम हमेशा की तरह अपनी सहज मुस्कान के साथ उठा और अपने औजारों के साथ टायर की ओर झुक गया। वह अपने काम में इतना लीन था कि उसे भनक तक नहीं लगी कि कार का पिछला दरवाजा खुला है। कार से एक महिला बाहर निकली। वह सादगी की मूरत थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी
जो बिना कुछ कहे ही अपना दबदबा कायम कर लेती थी, वह थी शिवानी शर्मा, इस शहर की नामी बिजनेस टाइकून और एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद अकेले ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। शिवानी खामोशी से विक्रम को देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे वह लड़का बिना किसी शिकायत के उस चिलचिलाती धूप में पूरी तन्मयता से काम कर रहा है। विक्रम के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। जब काम पूरा हुआ और विक्रम ने अपनी हथेलियों से ग्रीस पोंछते हुए सर उठाया, तो उसकी नजरें पहली बार शिवानी शर्मा से मिलीं। वह एक ऐसा क्षण था जहां एक महल और एक फुटपाथ की दुनिया आपस में टकरा रही थी। शिवानी ने शांति से पूछा, तुम रोज का कितना कमा लेते हो? विक्रम ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैडम, मेहनत का फल मीठा होता है, कभी कम तो कभी ज्यादा, पर 20-22 हजार महीने के निकल आते हैं। उसकी आवाज में न तो अपनी गरीबी का रोना था और न ही किसी अमीर को देखकर कोई चापलूसी। शिवानी की आंखों में एक चमक कौंधी। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और विक्रम की ओर बढ़ाते हुए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने हवा के रुख को ही मोड़ दिया। अगर मैं तुम्हें महीने के 50,000 रुपए और एक नया भविष्य दूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विक्रम अवाक रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह धूप का असर है और वह कोई सपना देख रहा है। 50,000 रुपए, यह उसके गांव के पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा था। उसने कांपते हाथों से वह कार्ड लिया। उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी वह आजादी थी जिसे उसने खून पसीने से सींचा था, और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता जो उसे बुलंदियों तक ले जा सकता था। उसने धीमे से कहा, मैडम, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। शिवानी बस मुस्कुराई और अपनी कार में बैठकर ओझल हो गईं। उस रात विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह कार्ड उसके हाथ में था और मुंबई की रात उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार थी। क्या वह अपनी इस छोटी सी सल्तनत को छोड़कर किसी अनजानी चुनौती को स्वीकार करेगा? उस रात विक्रम के लिए समय जैसे ठहर गया था। छोटे से कमरे की छत को तकते हुए वह उस विजिटिंग कार्ड को बार बार पलट रहा था। एक तरफ उसकी वह दुकान थी जिसे उसने मिट्टी और पसीने से सींचा था, जहां वह खुद का मालिक था। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रस्ताव था जो उसकी कल्पनाओं से भी परे था। क्या यह कोई जाल था या फिर खुदा ने उसकी बरसों की दुआएं सुन ली थीं? सुबह की पहली किरण के साथ ही विक्रम ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने औजार समेटे, दुकान का शटर गिराया और उस पते की तलाश में निकल पड़ा जो उसके हाथ में दबे उस कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में अंकित था। जैसे ही वह शहर के सबसे पॉश इलाके में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल लोहे का गेट था जिस पर चौधरी पैलेस लिखा हुआ था। यह केवल एक घर नहीं बल्कि एक किला था। ऊंची दीवारें जिन पर रंग बिरंगी बेलें छड़ी हुई थीं और गेट के पीछे फैली मखमली घास की हरियाली। विक्रम ने अपनी पुरानी चप्पलों और साधारण कमीज को देखा। उसे एक पल के लिए लगा कि वह यहां फिट नहीं बैठता, लेकिन तभी उसे अपने पिता के वे शब्द याद आए, तू निकम्मा है। उसने अपने कंधे सीधे किए और गेट की ओर कदम बढ़ा दिए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे संदेह भरी नजरों से रोका, लेकिन जैसे ही उसने शिवानी शर्मा का कार्ड दिखाया, गार्ड्स के बर्ताव में अचानक सम्मान आ गया। भारी गेट धीरे धीरे खुला, मानो विक्रम के लिए एक नई दुनिया का स्वागत कर रहा हो। अंदर का नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। संगमरमर के रास्ते, नाचते हुए फव्वारे और हर तरफ दौड़ते भागते नौकर। विक्रम जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी नजरें वहां की भव्यता में खो गईं। ऊंची छतें, कीमती झाड़ फानूस और दीवारों पर लगी ऐसी पेंटिंग्स जिन्हें समझने के लिए भी अमीरी चाहिए थी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई शिवानी शर्मा नजर आईं। घर के कपड़ों में भी उनका प्रभाव कम नहीं था। उन्होंने विक्रम को देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था तुम आओगे विक्रम, सही समय पर आए हो। उन्होंने विक्रम को एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। विक्रम संकोच के साथ किनारे पर बैठ गया। शिवानी ने सीधे मुद्दे की बात की, मुझे इस घर के प्रबंधन के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी आंखों में ईमानदारी हो और जिसके हाथों में मेहनत की लकीरें। यहां बहुत से लोग हैं, लेकिन भरोसेमंद कोई नहीं। क्या तुम इस महल की जिम्मेदारी संभालोगे? विक्रम ने पूरी विनम्रता से जवाब दिया,
मैडम, मैंने कभी इतने बड़े घर में काम नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ईमानदारी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आप मुझ पर भरोसा करेंगी तो मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा। शिवानी प्रभावित हुई। उन्होंने एक पुराने मुनीम को बुलाया और विक्रम को उसका कमरा दिखाने का आदेश दिया। जब विक्रम ने अपना कमरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कमरा उसके गांव के पूरे घर से बड़ा और सुंदर था। वहां एक साफ बिस्तर था, एक खिड़की थी जहां से बाग दिखता था, और एक अलमारी। उस रात उसने पहली बार एक मुलायम गद्दे पर सिर रखा, लेकिन उसे पता था कि यह आराम मुफ्त में नहीं मिलने वाला। अगली सुबह से विक्रम की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। उसे घर के हर कोने को समझना था, रसद, सप्लाईज का हिसाब रखना था और नौकरों की फौज के बीच तालमेल बिठाना था। लेकिन चुनौतियां सिर्फ काम की नहीं थीं, इंसानों की भी थीं। दोपहर के वक्त जब वह किचन का मुआयना कर रहा था, उसका सामना अरशान शर्मा से हुआ। अरशान शिवानी शर्मा का इकलौता बेटा। अपनी मां के विपरीत अरशान के चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार और कड़वाहट थी। वह दिखने में किसी राजकुमार जैसा था, लेकिन उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तो तुम ही हो वो महान पंचर बनाने वाले? अरशान ने एक महंगी घड़ी ठीक करते हुए व्यंग्य से पूछा। विक्रम ने सर झुकाकर अभिवादन किया। जी छोटा मालिक, मेरा नाम विक्रम है। अरशान उसकी ओर बढ़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, देखो विक्रम, मेरी मां भावुक हैं, इसलिए शायद उन्हें तुम पर तरस आ गया होगा, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। इस घर में कई लोग आए और गए। तुम यहां कितने दिन टिकोगे ये तुम्हारी किस्मत नहीं, मेरी मर्जी तय करेगी। बिना कोई जवाब सुने अरशान वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। विक्रम समझ गया कि उसे सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि इस घर के सदस्यों का दिल भी जीतना है। कुछ दिन बीत गए। विक्रम ने अपनी कार्यकुशलता से सबको चौंका दिया। वह सुबह सबसे पहले उठता और रात को तब तक नहीं सोता जब तक घर का आखिरी कोना सुरक्षित न हो जाए। जहां पहले नौकर काम चोरी करते थे, विक्रम ने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वह उन्हें आदेश नहीं देता था, बल्कि उनके साथ हाथ बंटाता था। धीरे धीरे महल की व्यवस्था में एक जादुई बदलाव दिखने लगा। फूल ज्यादा महकने लगे, खाना समय पर टेबल पर सजने लगा और अनावश्यक खर्चे कम होने लगे। शिवानी शर्मा यह सब खामोशी से देख रही थीं। उन्हें गर्व था कि उनका फैसला सही साबित हो रहा था, लेकिन कहानी में असली विलेन अभी आना बाकी था। राजेश शर्मा, जो शिवानी के दिवंगत पति के दूर के रिश्तेदार थे और सालों से इस बिजनेस और घर पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे थे। राजेश को विक्रम का इस घर में बढ़ता प्रभाव खटकने लगा था। उसे लगा कि यह सड़क छाप लड़का उसकी योजना के बीच की दीवार बन सकता है। एक शाम राजेश ने विक्रम को गलियारे में रोका। सुनो लड़के, बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम यहां सिर्फ एक नौकर हो और नौकर की तरह ही रहो। अपनी नाक हर जगह मत घुसाओ, वरना काट दी जाएगी। राजेश की धमकियों ने विक्रम को डराया नहीं, बल्कि और ज्यादा सतर्क कर दिया। उसे समझ आ गया कि इस खूबसूरत महल के पीछे कई अंधेरे रहस्य और साजिशें पनप रही हैं। अरशान की नफरत और राजेश की चालाकी के बीच विक्रम अकेला खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि जब तक शिवानी मैडम का भरोसा उसके साथ है, वह अडिग रहेगा। एक रात जब वह लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था, उसने कुछ ऐसी फाइलें देखीं जो खुली रह गई थीं। उन फाइलों में कुछ अंकों का ऐसा खेल था जो उसकी समझ से परे था, लेकिन उसके अंतर्मन ने उसे चेतावनी दी, इस घर में कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। चौधरी पैलेस की भव्यता के पीछे एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो अक्सर तूफान के आने से पहले महसूस होता है। विक्रम को यहां आए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसने इस घर की नब्ज को पहचान लिया था। वह जान चुका था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जहां शिवानी शर्मा के चेहरे पर एक ठहराव था, वहीं राजेश शर्मा की आंखों में एक ऐसी व्याकुलता थी जो किसी बड़े लालच की ओर इशारा करती थी। विक्रम ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी थी, कम बोलना और ज्यादा देखना। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद की चादर ओढ़े हुए था, विक्रम को प्यास लगी। वह किचन की ओर जा रहा था कि तभी उसने लाइब्रेरी के आधे खुले दरवाजे से रोशनी की एक पतली लकीर देखी। इतनी रात गए वहां कौन हो सकता था?
उसने दबे पांव पास जाकर देखा। अंदर राजेश शर्मा किसी से फोन पर फुसफुसाकर बात कर रहे थे। हाँ, सब तैयार है, बस कुछ और साइन चाहिए और फिर यह सारा साम्राज्य हमारे हाथ में होगा। उस लड़के विक्रम को भी रास्ते से हटाना होगा, वह जरूरत से ज्यादा चौकन्ना रहता है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि राजेश शर्मा सिर्फ घर का भेदी नहीं, बल्कि इस साम्राज्य की जड़ें काटने वाला दीमक है। विक्रम के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह चुपचाप अपनी नौकरी करता रहे और 50,000 रुपए की सुरक्षित तनख्वाह लेता रहे, या फिर उस महिला के प्रति अपनी वफादारी निभाए जिसने उसे सड़क से उठाकर सम्मान दिया था। विक्रम ने दूसरा रास्ता चुना। उसने तय किया कि वह इस साजिश की तह तक जाकर रहेगा। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने एक जासूस की तरह काम किया। वह उन कूड़ेदानों की तलाशी लेता जहां राजेश फटे हुए कागजात फेंकता था। वह हर उस सप्लायर की जानकारी निकालने लगा जिनसे राजेश डील करता था। अपनी पंचर की दुकान पर उसने जो दुनिया देखी थी, उसने उसे इंसानों को परखने की अद्भुत क्षमता दी थी। उसे पता चला कि राजेश शर्मा बिजनेस की एड में कंपनी के फंड्स का गबन कर रहे थे और जाली दस्तावेजों के जरिए शिवानी शर्मा को कंगाल बनाने की योजना बना रहे थे। इसी बीच घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अरशान, जो पहले से ही विक्रम से चिढ़ा हुआ था, अब हर छोटी बात पर उस पर चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी मां उसे नजरअंदाज कर एक बाहरी लड़के को ज्यादा अहमियत दे रही हैं। एक दिन अरशान ने सबके सामने विक्रम का अपमान किया। तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ एक नौकर। मेरी मां की दया का फायदा उठाना बंद करो। विक्रम ने सर झुकाकर सब सुना, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसे पता था कि अरशान सिर्फ भटका हुआ है, बुरा नहीं। असली धमाका तब हुआ जब एक अहम बिजनेस डील के दौरान शिवानी शर्मा को पता चला कि उनके मुख्य वेयरहाउस से भारी मात्रा में माल गायब है। नुकसान करोड़ों का था। राजेश ने बिना वक्त गंवाए सारा इल्जाम विक्रम पर मढ़ दिया। भाभी, मैंने पहले ही कहा था कि इस सड़क छाप लड़के पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, इसने हमारे भरोसे का क्या सिला दिया। शिवानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में विक्रम के लिए अब भी एक अनकहा भरोसा था। उन्होंने विक्रम को बुलाया और अकेले में पूछा, विक्रम, क्या तुम्हें कुछ कहना है? विक्रम ने अपनी जेब से वो फटे हुए कागज और कुछ फोटो निकाली जो उसने पिछले कई दिनों की मेहनत से जुटाई थी। उसने वे कागज मेज पर रख दिए। मैडम, मैं यहां अपनी सफाई देने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी आंखों पर जो पर्दा डाला गया है उसे हटाने आया हूं। जैसे ही शिवानी ने उन दस्तावेजों को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कागजातों पर राजेश शर्मा के हस्ताक्षर थे और उन गुप्त बैंक खातों के विवरण थे जहां कंपनी का पैसा भेजा जा रहा था। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं, बल्कि उस धोखे के जो उनके अपनों ने दिया था। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और महसूस किया कि जिस लड़के को उन्होंने एक पंचर बनाने वाला समझकर मदद की थी, आज उसी ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। उन्होंने उसी वक्त एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और राजेश शर्मा के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। जब राजेश को हथकड़ियां पहनाई जा रही थीं, तो वह चिल्ला रहा था, तुम पछताओगी शिवानी, एक नौकर के लिए तुमने अपने परिवार को बलि चढ़ा दिया। राजेश के जाने के बाद महल में एक अजीब सी शांति छा गई। अरशान भी यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि जिस विक्रम को वह अपना दुश्मन मान रहा था, वही इस घर का असली रक्षक था। उस शाम अरशान पहली बार खुद विक्रम के कमरे में गया। उसने बिना किसी अहंकार के विक्रम का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। आज अगर तुम नहीं होते तो हम सड़क पर होते। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, छोटा मालिक, रिश्ता खून का हो या काम का, उसे ईमानदारी की डोर ही थामे रखती है। उस रात के बाद चौधरी पैलेस में विक्रम की स्थिति बदल गई। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा था। शिवानी शर्मा अब उसे हर फैसले में साथ रखने लगी थीं। उनके बीच का रिश्ता अब मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसानों का था जो एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बाग में ठंडी हवा चल रही थी, शिवानी ने विक्रम को बुलाया। विक्रम, तुमने मुझे जो दिया है
मैं उसे पैसों से नहीं तौल सकती। मैं चाहती हूं कि अब तुम इस बिजनेस के एक आधिकारिक हिस्सेदार के रूप में मेरे साथ खड़े रहो। विक्रम ने मना करने की कोशिश की, लेकिन शिवानी की आंखों में एक ऐसी उम्मीद थी जिसे वह ठुकरा नहीं सका। यहीं से विक्रम के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जहां उसे न केवल दौलत और शोहरत मिली, बल्कि वह चीज भी मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी, एक सच्चा परिवार। राजेश शर्मा के जाने के बाद चौधरी पैलेस के बंद दरवाजों के पीछे की घुटन साफ हो चुकी थी, लेकिन इस शांति के साथ ही एक नई हलचल शुरू हुई, दिलों की हलचल। विक्रम अब महल का केवल प्रबंधक नहीं था, वह शिवानी शर्मा का सबसे विश्वसनीय साथी बन चुका था। जहां पहले शिवानी हर फैसले का बोझ अपने कंधों पर अकेले ढोती थीं, अब वहां विक्रम की परछाई हमेशा मौजूद रहती। व्यापारिक बैठकों से लेकर घर की छोटी छोटी मरम्मत तक विक्रम ने खुद को अपरिहार्य बना लिया था। शिवानी ने महसूस किया कि वर्षों के अकेलेपन के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आया है जो उन्हें एक बिजनेस टाइकून की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह देखता था। विक्रम की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वह महल की चकाचौंध में भी अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा। एक शाम जब शिवानी अपने ऑफिस के काम से थक कर सिर पकड़कर बैठी थीं, विक्रम खामोशी से उनके लिए उनकी पसंदीदा अदरक वाली चाय लेकर आया। शिवानी ने चाय का घूंट लेते हुए खिड़की से बाहर देखा और धीमे से कहा, विक्रम, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इस सुकून के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है। विक्रम ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैडम, सुकून पैसों की तिजोरी में नहीं, भरोसे के घर में मिलता है। उस पल जब उनकी नजरें मिलीं, तो शब्दों की जरूरत नहीं रही। उन दोनों के बीच एक ऐसा पुल बन चुका था जो ओहदे, उम्र और हैसियत की सीमाओं को पार कर चुका था। लेकिन यह मुंबई है, यहां दीवारें भी बातें करती हैं। शहर के रईस घरानों और बिजनेस सर्किलों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक विधवा मालकिन और एक मामूली मैकेनिक, दाल में कुछ काला है। समाज की ये कड़वी बातें धीरे धीरे महल की दीवारों के अंदर भी पहुंचने लगीं। शिवानी के पुराने बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें चेतावनी देनी शुरू कर दी कि एक सड़क छाप लड़के को इतनी अहमियत देना उनकी छवि बिगाड़ सकता है। शिवानी इन बातों से विचलित नहीं हुई, लेकिन वह विक्रम के लिए चिंतित थीं। उधर अरशान, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, अपने आसपास के माहौल को गौर से देख रहा था। उसे अपनी मां की आंखों में वह चमक दिखाई देने लगी थी जो उसके पिता के जाने के बाद खो गई थी। वह समझ गया था कि विक्रम उसकी मां की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। एक दिन जब शहर के एक रईस ने क्लब में विक्रम का मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो अरशान ने सबके सामने उसका बचाव किया। उसने साफ कर दिया कि विक्रम इस परिवार की ढाल है, कोई मामूली मुलाजिम नहीं। विक्रम के लिए यह सब आसान नहीं था। वह जानता था कि वह आग से खेल रहा है। वह अपनी औकात और मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है। एक रात जब महल में एक भव्य पार्टी चल रही थी, विक्रम एक कोने में चुपचाप खड़ा व्यवस्था देख रहा था। शिवानी हीरे के हार और रेशमी साड़ी में किसी रानी जैसी लग रही थी। तभी एक अभद्र अतिथि ने विक्रम को वेटर समझकर बेइज्जत करने की कोशिश की। शिवानी ने यह देख लिया। उन्होंने भारी भीड़ के बीच जाकर उस अतिथि को रोका और विक्रम का हाथ पकड़कर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, यह विक्रम है, मेरे बिजनेस का नया पार्टनर और इस घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। अगर आप इनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप इस घर के मेहमान बनने के लायक नहीं हैं। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने शिवानी का अपने जज्बातों का इकरार था। उस रात के बाद दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह सिमट गई। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब जा चुके थे, वे दोनों उसी बाग में बैठे थे जहां से उनकी कहानी ने मोड़ लिया था। शिवानी ने विक्रम से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता विक्रम, इस समाज से, इन ऊंची दीवारों से? विक्रम ने उनकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मैडम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर और फटे हुए टायरों के बीच गुजारी हो, उसे गिरने का डर नहीं होता। मुझे फिक्र सिर्फ आपकी है। मेरी वजह से आप पर कोई उंगली उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं। शिवानी की आंखों में नमी आ गई।
उन्होंने पहली बार विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया। विक्रम, तुमने मुझे टूटने से बचाया है। अब मैं चाहती हूं कि हम साथ मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जहां सिर्फ प्यार और सच्चाई हो, न कि कोई शर्त। उनका रिश्ता अब एक ऐसे पड़ाव पर था जहां समाज की बंदिशें छोटी लगने लगी थीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। क्या अरशान इस नए रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा? क्या समाज एक अमीर विधवा और एक गरीब लड़के के बंधन को पवित्र मान पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या विक्रम उस पुराने पंचर वाले की पहचान को छोड़कर इस नए साम्राज्य का राजा बन पाएगा? मुंबई की सुबह हमेशा की तरह धुंधली और शोर भरी थी, लेकिन चौधरी पैलेस के अंदर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। शिवानी शर्मा और विक्रम के बीच का